Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, warm welcome to Learning Management System, Superior Group of Colleges. Dear student, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक लिविंग वर्ड इन टाइम और दूसरा फ्लैटिक लाइनेज। लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब क्या है? लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब है एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म या एज ऑफ लाइफ। अब एज ऑफ लाइफ हम किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं और एज ऑफ लाइफ को डिटरमिन करने का तरीकेकार क्या है हमारे पास? किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज जो है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब उस चीज को डिटरमिन करने के लिए जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की और उनमें जो चेंजेस आती हैं वो दो वजह से आती हैं, एक रिप्रोडक्शन से और दूसरा उसकी एवोल्यूशन से, उसमें जो चेंजेस आती हैं। और इसी तरीके से जो वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है उनमें ये चेंजेस आती हैं। अब उनका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है और उसको हम स्टडी कैसे? सबसे पहले है कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट होता क्या है। जियोलॉजी जो है ये अर्थ की स्टडी को कहा जाता है और टाइम मीन आपको पता ही है, वक्त है। चार्ट एक ग्राफिक फॉर्म होती है जो हमारे सामने नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, आमतौर पे कहा जाता है कि अर्थ का ओरिजिन जो है वो तकरीबन 4.54 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ। यानी कि जमीन जो है ये आज से 4.54 मिलियन ईयर्स पहले पैदा हुई और साइंटिस्ट का ख्याल है कि इसके ऊपर जो लाइफ पॉसिबल हुई, जो पहला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, वो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, टाइम चार्ट जो है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसको हम एरा और पीरियड्स कहते हैं। जैसे कि पहला प्रोटोजोइक एरा है जो कि फर्स्ट एरा, फिर उसके बाद पेलोजोइक एरा, तीसरा जो है वो मीजोजोइक एरा है और द मोस्ट रीसेंट वन इज द सीनोजोइक एरा। ये 4 एराज हैं जिसमें तमाम जो अर्थ है अब तक की लाइफ जो है उसको डिवाइड किया जाता है और इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम दिया जाता है। दूसरा, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो एविडेंस है लाइफ की ओरिजिन का और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये हमें डिस्कवरी और स्टडी ऑफ फॉसल से पता चलता है। ये जो स्टडी और डिस्कवरी है ये हमें बायोलॉजिस्ट को अलाउ करती है कि ऑर्गेनिज्म को टाइम स्केल के अंदर या टाइम सीक्वेंस के अंदर जो है उसको डिटरमिन किया जाए। मीन जो फॉसल्स जिस एज के अंदर, जिस टाइम में वो फॉसल्स प्रेजेंट थे, उस एज के साथ उनको डिटरमिन कर दिया जाए जब उनका ओरिजिन हुआ था। यानी कि टाइम सीक्वेंस बाद के उनको हम विद द अकरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उस तरीके से उनको अरेंज कर दें और इसको हम डिटरमिन करते हैं स्टडी ऑफ फॉसल से। अब हमें फॉसल्स की लाइफ कैसे पता चलता है? फॉसल्स की लाइफ और इस सीक्वेंस को डिटरमिन करने का तरीका क्या है? बेटा, हम देखते हैं कि जो जमीन है, जमीन की तहें बनती हैं, यानी कि सेडिमेंट्स फॉर्मेशन होती है और ये जो तहें होती हैं वो टाइम सीक्वेंस से बनती हैं। अगर ये तहें जो हैं, सेडिमेंट्स जो हैं, ये अनडिस्टर्ब रहें, यानी इनको डिस्टर्ब ना किया गया हो, तो हमें फिर लाइफ को, फिर उस एज को डिटरमिन करना जो है वो बहुत आसान है। और ये सीक्वेंस कैसे होता है कि जो ओल्डेस्ट लेयर होती है वो बॉटम की तरफ होती है और जो यंगेस्ट होती है वो
टॉप की तरफ होती है। यानी कि इसका मतलब ये लेयर जो है ये ओल्डेस्ट है, ये उससे मोर रिसेंट है, ये उससे मोर रिसेंट है। जैसे अभी आपने पीछे टेबल में देखा कि बेस के ऊपर 2000 मिलियंस का वर्ड लिखा हुआ था, जो कि सबसे पुराना था, और जो यंगर था वो 70 मिलियन था, जो कि एट द एंड के ऊपर प्रेजेंट था। अब इसमें हम एज ऑफ रॉक्स को डिटरमिन करते हैं, और फिर एज ऑफ रॉक्स के डिटरमिन करने के बाद उसको डिटरमिन कर लिया जाता है कि अगर उस लेयर से, जिस लेयर से भी हमें कोई फॉसिल्स मिलता है, मीन ये अगर हम लेट्स से फॉसिल्स हैं, तो जिस लेयर से ये फॉसिल्स मिले हैं इनकी एज भी वही होगी जो कि उस सेडिमेंट लेयर की एज है। और इसको हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं एज को? एज जो है डिटरमिन होती है with the help of a specific radioactive isotopes। किसकी मदद से होती है? स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स की मदद से। जो जमीन की लेयर अभी आपने देखी हैं, जो सबसे पुरानी लेयर होती है उसमें आइसोटोप्स की मकदार, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यूरेनियम है, वो बहुत कम होती है। ये उससे यंग होती है उसमें ज्यादा होती हैं, और जो न्यूली फॉर्म होता है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप सबसे ज्यादा होते हैं। लिहाजा इस तरीके से जितनी लेस उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, जो कि कार्बन डेटिंग सिस्टम है उसके तहत भी किया जाता है, उससे कंपेयर करके फिर हम इसकी एज जो है वो निकाल लेते हैं, और इस तरीके से एज ऑफ रॉक्स पता चल जाती है उस लेयर की। और जब एज ऑफ रॉक्स का पता चल जाता है तो फिर उस लेयर के अंदर जितने भी फॉसल्स मिलते हैं उन फॉसल्स की लाइफ भी वही होती है जो बेसिकली उस एज की लाइफ है। यानी कि अगर हमें कोई फॉसल यहाँ से मिलेगा तो इसका मतलब है वो उसकी एज जो है वो ओल्डर होगा, और अगर कोई फॉसल हमें यहाँ से मिलता है तो इसका मतलब है वो उसकी एज कम होगी, यंगर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। और जो फॉसल्स हमें ऊपर टॉप पे मिलेंगे इसका मतलब है उनकी एज उनसे भी कम होगी। तो ये एक तरीकेकार है जिसमें हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की मदद से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी एज जो है उसको पता चल जाता है, और हमें फॉसल्स का पता चल जाता है कि कौन सा फॉसल्स किस लेयर में प्रेजेंट हो। ये जो आइडिया है जिसमें हम टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स को देखते हैं, यानी कि लाइफ की जो अरेंजमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से, जो सबसे पहले हमने कॉलम, सबसे पहले जो हमने टेबल देखा जिसमें ये लाइफ हमें नजर आती है, तो इस तरीके से हम एज को डिटरमिन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है फ्लैटिक लाइनेज। फ्लैटिक लाइनेज में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो फ्लैटिक लाइनेज है क्या, फ्लैटिक लाइनेज जो है उससे क्या मुराद होती है, और दूसरा हम इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लैटिक लाइनेज जो है इसका मतलब होता है कि जो ओरिजिन से लेके अब तक, जिसको हम आम तौर पे शजराए नस्ब कह देते हैं या खानदानी सिलसिला, कि वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ और किस जगह तक वो पहुंचा है। अब इसमें दो हिस्से हैं बेटा। पहला हिस्सा है इसमें बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी से मुराद हमारी क्या होती है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, एग्जिस्ट करती हैं स्पीशीज, द नंबर यानी कि उनकी तादाद, और वैरायटी ऑफ स्पीशीज, कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें जो नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन प्लेस हैं, उस जगह पे प्रेजेंट हैं इस यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स अर्थ जिसकी बात हो रही है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन, वैरायटीज। अब अगर हम दुनिया में देखें तो आमतौर पे कहा जाता है कि 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अब इस 2.5 मिलियन स्पीशीज में कुछ इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स की तादाद सबसे ज्यादा है, यानी कि वो 53.1% है।
फिर उसके बाद वास्कुलर प्लांट्स हैं जो कि 17.6% आते हैं। ये इस 2.5 मिलियन स्पीशीज का परसेंटेज है आगे। एनिमल्स जो हैं अदर देन इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19.9%। इसका मतलब है कि किंगडम एनिमिलिया को अगर हम मिला लें तो 53%, 73% यानी कि 53.1% इंसेक्ट्स और 19.9% एनिमल्स, इन दोनों को अगर हम एग्रीगेट कर लें, जमा कर लें, तो लाइफ जो है इंसेक्ट और एनिमल यानी किंगडम एनिमिलिया जो है वो हमारे पास 73% बन जाएगा और 73% के साथ बाकी तमाम अदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोज, ड्रोन और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो 9.4% है। तो ये हमारे पास टोटल बायोडाइवर्सिटी है। साइंटिस्ट का अब तक एक ख्याल है कि जो अनडिस्कवर्ड लाइफ है वो लाइफ एक केयरफुल एस्टिमेट है, यानी कि जो अब तक हमको नहीं पता चली वो स्पीशीज जो हैं वो तकरीबन 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक हैं। इस 5 से 30 मिलियन में से सिर्फ हमें 2.5 मिलियन स्पीशीज का ही पता है, बाकी सारी अभी तक अननोन है। अब है जी फ्लैटिक लाइनेज। फ्लैटिक लाइनेज क्या है? फ्लैटिक लाइनेज है एक unbroken series of species arranged in an ancestor to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it. इसका मतलब यह हुआ कि हम ओरिजिन से अगर हम बात करें, किसी एक ग्रुप की अगर हम बात कर लें कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो हमें नजर आता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका एंसेस्टर्स हैं उनके प्रोकैरियोट्स। तो ये हो गया। और फिर ये प्रोकैरियोट से लेके अगर हम इस लाइन पे मूव करते जाएं तो ये हमारे एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट हैं और एट द एंड हमारे पास फंजाई ग्रुप आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन थे? प्रोकैरियोट्स। और डिसेंडेंट कौन से हैं? डिसेंडेंट हैं इस वक्त फंजाई। और इसकी अरेंजमेंट क्या है कि हर स्पीशीज को हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि जिससे जो स्पीशी प्रोड्यूस हुई है वो उसके बाद है, यानी कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं और जो डिसेंडेंट हैं वो फंजाई है। तो इसको आपने एक एवोल्यूशनरी लाइनेज जो है वो कहते हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी बनती है, ये जो डिफरेंट स्पीशीज बनती हैं और न्यू बायोडाइवर्सिटी बनती है, यानी कि इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है? यानी कि अगर आप देखें फिलोजेनेटिक ट्री है ये, तो इसमें बेस के ऊपर आपको एक स्टेम नजर आ रहा है, फिर आगे इसमें ब्रांचेस और री ब्रांचेस नजर आ रही हैं और री ब्रांचेस के एंड के ऊपर डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे आके स्पॉन्जेस आ गए, इसके एंड के अमीबाज आ गए, सिलिएट्स आ गए। तो इस तरीके से ये जो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है वो कैसे इंक्रीज हुई है? फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर्स हैं, फिर उससे न्यू स्पीशीज बनी। ये न्यू स्पीशीज कैसे बनी? ये इवॉल्विंग पॉपुलेशन की, यानी कि ये इर्तिका की वजह से, ये एवोल्यूशन की वजह से स्पीशीज प्रोड्यूस हुई। और जब न्यू स्पीशीज बनी तो उससे क्या हुआ? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी प्रोड्यूस होगी टाइप्स में और नंबर्स के अंदर। देन फ्लैटिक लाइनेज जो है उसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं फ्लैटिक लाइनेज जो है वो हमें किस तरह से मदद करती है। तो फ्लैटिक लाइनेज जो है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो लाइफ हिस्ट्री का तो फिर हम डेफिनेटली फॉसल्स की मदद से ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे पास वी लैक दैट रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड क्यों हमारे पास मौजूद नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो सॉफ्ट बॉडीज
एनिमल्स थे वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हो सके, वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हुए, और उनके प्रिजर्व ना होने की वजह से ये फ्लैटिक लाइनेज जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। आमतौर पे अभी हमने जो फिलोजेनेटिक ट्री देखा उसमें आपने देखा प्रोकैरियोट्स, और उसको रखने की वजह क्या थी? उसको रखने की वजह एक ये है कि इस वक्त जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल हमें मिला है वो एक प्रोकैरियोट है, जो सबसे दुनिया में ओल्डेस्ट फॉसिल है वो एक प्रोकैरियोट है। लिहाजा इस वजह से ये फिलोजेनेटिक ट्री जो अभी आप देख रहे थे वो बनाया गया। अब आप देखते हैं ये आपके सामने एक हिस्ट्री नजर आ रही है, और ये हिस्ट्री कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? इसलिए कि हमें पता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं या कॉर्डेट्स का फाइलम है, इसकी एवोल्यूशन, क्योंकि इसमें तमाम जो हैं वो स्केलेटन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लिहाजा इनका एक रिकॉर्ड सीक्वेंस वाइज जो है वो प्रेजेंट है। और वो क्या है? हमें पता है सबसे पहले पाइसेस हैं, फिशेस इवॉल्व हुई, फिशेस से फिर हमारे पास जो हैं वो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और फिर रेप्टाइल से एक तरफ बर्ड्स की ओरिजिन हुई और दूसरी तरफ जो हैं वो मैमल्स जो हैं उनकी एवोल्यूशन हुई। और इस तरीके से ये रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो सॉफ्ट बॉडी का रिकॉर्ड है फॉसिल्स का, वो हमारे पास अनलकीली इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से फ्लैटिक लाइनेज जो है वो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट नहीं है। हम उनको अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइफ इस तरीके से ओरिजिनेट हुई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल के लिए इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो अगेन ऑन द सेम पोर्टल। अल्लाह हाफिज। खुदा आपका निगहबान हो। ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे बायोडाइवर्सिटी वगैरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप देख लेना।